25 सितंबर तक चलेगा राज्य में सदस्यता अभियान का पहला चरण। 1000 सदस्य संख्या का आंकड़ा पार कर चुकी बीजेपी। 25 सितंबर के बाद होगी समीक्षा। नैनी दून एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। रामपुर पुलिस करेगी रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल रखने की होगी जांच। विधानसभा पटल पर आई विधायकों की सूचनाओं पर शासन के जवाब को लेकर सख्ती। देरी हुई तो होगी कार्रवाई। प्रसाद में मछली का तेल और पशु की चर्बी पर विवाद। धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में उबाल। हरियाणा की शराब पर उत्तराखंड का मोनोग्राम लगाकर करते थे सप्लाई। गोदाम और वाहन पकड़ा, 3 गिरफ्तार। और 1 अक्टूबर से जरूरी नहीं होगी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस। मैनुअल का विकल्प रहेगा जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानसून की बारिश कम होने के बाद तेज धूप खिलने लगी है, जिसके चलते मच्छर जनित रोगों का खतरा भी बढ़ गया। हालांकि नगर निगम फॉगिंग और लार्वा साइड छिड़काव कर रहा है, जिसको लेकर नगर निगम मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना का कहना है कि हमारी टीमें फील्ड में मौजूद हैं। आशा कार्यकर्तियों और वॉलंटियर्स के माध्यम से जहां एक और लार्वा साइडल्स का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं फॉगिंग भी की जा रही है, जिससे कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। बरसात काफी कम हो गई है और सूरज भी निकल रहा है, लेकिन साथ ही साथ रात का तापमान में भी काफी गिरावट है तथा ओस भी गिर रही है। तो ऐसे में लार्वा एक्टिविटी काफी कम होती है, लेकिन हम लोग की तरफ से पूरे प्रयास जारी हैं। लगातार लार्विसाइडल का छिड़काव और फॉगिंग में किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है। और साथ ही साथ जो हमारे सोर्स रिडक्शन के कार्य की है, आशाएं कार्यकर्ती और जो वॉलंटियर्स हैं और सुपरवाइजर घर घर भ्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ पिछले 4 दिन से डेंगू का भी केस नहीं है। अभी तक पूरे जिले के अंदर केवल 9 ही केस हैं, यानी कि सितंबर 1 से लेकर अभी तक केवल जो है आज 20 सितंबर हो गई, केवल 9 ही केसेस हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर। रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में आज विधायक प्रदीप बत्रा व पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने ई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए CSR फंड के माध्यम से 5 कंप्यूटर, प्रिंटर, समस्त एसेसरीज के साथ प्रदान किए गए, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों के कार्य जल्द सुचारू रूप से हो सकें। आपको बता दें कि रुड़की का उप जिला चिकित्सालय जिले का बड़ा चिकित्सालय है, जहां आसपास देहात क्षेत्र से भी रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। सिविल अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश में एम्स ऋषिकेश के बाद रुड़की उप जिला चिकित्सालय को कुछ महीने पहले नेक्स्ट जेन के नाम से सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया, जिसकी लाइन भी अस्पताल में बिछा दी गई है। जिसके बाद आज नगर विधायक प्रदीप बत्रा व पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह के प्रयासों से CSR फंड के माध्यम से TTK कंपनी ने 5 कंप्यूटर उप जिला चिकित्सालय को उपलब्ध कराए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है और आज रुड़की इसी हॉस्पिटल में है यहाँ पर। और ये मैं सोचता हूँ कि रुड़की जगह सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर 500 से लेकर 700 लोगों की OPD रोज है, तो इसको लगातार अपडेट करने का कार्य हम लोग करते रहते हैं। पहले यहाँ पर वेंटिलेटर्स आए, उसके बाद ICU यूनिट बना और मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है। इसी उसमें डॉक्टर कंसल द्वारा मेरे को प्रपोज किया गया था कि हमें कुछ कंप्यूटर चाहिए ऑनलाइन OPD करने के लिए और सभी लैब वगैरह के लिए। तो मैंने रिक्वेस्ट करी TTK प्रेस्टीज कंपनी से। इन्होंने यहाँ पर CSR फंड से 5 कंप्यूटर्स दिए हैं जो जगह जगह इंस्टॉल होंगे और मैं समझता हूँ काम में तेज़ी भी आएगी और अपडेट काम होगा और मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। उप जिला चिकित्सालय रुड़की जो है यह पूरे प्रदेश में पहला चिकित्सालय है एम्स ऋषिकेश के बाद में, जिसने कि ये सॉफ्टवेयर हम लोगों ने भारत सरकार से लिया है। तो इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोग कोशिश कर रहे थे पिछले 1 साल से कि पेशेंट की जो भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं या रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन उसको हस्तांतरित हो जाएं, परंतु उसके अंदर हमारा
प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे सिस्टम को ही अपना ऑनलाइन करें। तो भारत सरकार के द्वारा फिर हम लोगों को पिछले 5-6 महीने पूर्व में हमको ये नेक्स्ट जेन जो उनका सॉफ्टवेयर है ये हमको प्रोवाइड कराया गया था। क्योंकि मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ये सब लोग मुझे मौका देते हैं कि ऐसे नेक कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो मोटो है वो स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनको जो सुविधाओं का जो अभाव है उनको पूरा करने में हम नित्य कर्म करते आ रहे हैं। और इस मामले में अभी कंसल साहब ने माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट हमसे करी, तो हमने फिर टीटीके से रिक्वेस्ट की थी। तो ये एक पूरी चेन है जिसके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट को सुना गया टीटीके मैनेजमेंट के द्वारा। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उनके प्लांट हेड का, उनके अकाउंट्स हेड का। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की नगर पालिका के तत्कालीन पालिका अध्यक्ष हाजी दिलसाद अली द्वारा की गई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। आज हुई सुनवाई, आपको बता दें ये सुनवाई कल हुई थी। कल हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से कार्रवाई के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा कमेटी गठित कर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष को 1 माह का नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद तत्कालीन पालिका अध्यक्ष हाजी दिलसाद अली पर कार्रवाई कर दी जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तिथि नियत की है। चेयरमैन के खिलाफ एक मोहम्मद याकूब नाम के व्यक्ति ने वो की है याचिकाकर्ता ने। उसमें याचिका में कहा है कि पीएल ने इसके विरुद्ध इसने अपने नगर पालिका चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान काफ़ी घोर अनियमितताएँ की थी। तो उसमें एक कमेटी भी बनाई गई थी पहले एसडीएम की और 2-3 लोगों की कमेटी। उस कमेटी ने इसको शोकआउट किया है। शोकआउट नोटिस दे करके उसकी जो जिसको हमने वो बनाया था उसमें विपक्षी नगर पालिका का चेयरमैन, तत्कालीन चेयरमैन, आज की नगर पालिका महामंत्री, तो उसको उन्होंने नोटिस दिया है शोकॉज और उसकी वित्तीय शक्तियाँ भी वो करनी है। तो अनियमितताओं को लेकर रुड़की के तत्कालीन पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगा है। रुड़की के तत्कालीन पालिका अध्यक्ष पर यह आरोप लगा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बंगाली समाज द्वारा आज गांधी पार्क मैदान में आयोजित विशाल जनसभा व रैली कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब ने राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास कराया है। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज की मांगों को उठाते हुए कहा कि यदि शासन द्वारा समाज की मांगों की अनदेखी की गई तो बंगाली समाज एकजुट होकर निर्णायक संघर्ष करेगा। इससे पूर्व बंगाली समाज के वरिष्ठ जनों उत्तम दत्ता, प्रेमानंद महाजन, ममता हल्दर, परिमल राय के दास आदि शंख की गूंज के बीच दीप प्रज्वलित कर महासभा का शुभारंभ किया गया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में मस्जिद प्रकरण को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोग तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें मस्जिद के निर्माण एवं भूमि संबंधी दस्तावेज दिखाए। साथ ही हिंदू पक्ष के लोगों पर बेवजह बवाल करने व माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। उप जिलाधिकारी ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को अनुमति के बिना किए गए निर्माण कार्य को तुरंत हटा लेने और जब तक मामले की जाँच हो कोई अग्रिम आदेश प्रशासन द्वारा दिए जाए तब तक तमाम प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि 500 मीटर के दायरे व मिश्रित आबादी में बिना नियम और अनुमति और नगर पालिका के एनओसी के बिना किसी भी कीमत पर नई मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू पक्ष ने भी प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई करने की मांग की है। सार्वजनिक तो नहीं करेंगे वो स्थान, लेकिन मिश्रित आबादी होने के कारण
दोनों पक्षों की भावनाओं का अगर सम्मान होता हो और वहाँ के लोग कोई आपत्ति ना करते हों तो हम लोगों को भी निर्माण में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वहाँ की जो आबादी है वो अपने आप को थोड़ा कठिनाई में महसूस करती है, तो उस निर्माण को रोके जाने का जो 5 साल से 6 साल से विषय। कल मुझे इसमें शिकायत मिली थी कि अवैध मस्जिद का निर्माण और वहाँ पे अवैध जो नमाज अदा की जा रही है, तो इसके संबंध में मैंने तहसीलदार साहब को वहाँ पे भेजा था। और अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि उनका अपने ज़मीन में बना रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। हम पैमाइश भी वहाँ पे करेंगे। फ़िलहाल हमने जो उन्होंने नया स्ट्रक्चर वहाँ पे, चाहे वो चद्दर डाली हो, कुछ डाला हो, वो तो हमने हटवा दिया था। एक लाल मस्जिद करके रेलवे की भूमि पर 100 फीट मकबरा बना हुआ था, जिसको नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उप जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसके एवज में वो लोग जो इधर में लोग हैं दूसरी जगह मस्जिद का निर्माण करना चाह रहे हैं उस समय से ही, लेकिन हम लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो भूमि रेलवे की भूमि थी, रेलवे की संपत्ति थी। रेलवे ने अपने अधिकारों क्षेत्र में आकर उसको तुड़वा दिया गया था, तो इन लोगों का वहाँ पे कोई औचित्य नहीं बैठता। देखिए, जो भी शिकायत करता है उन्होंने झूठी शिकायत ये की कि हम वहाँ निर्माण कर रहे हैं, जबकि हम कोई निर्माण नहीं कर रहे। जो हमारी नमाज़ पढ़ने का स्थान टीन डाल करके बनाया हुआ है बरसों से, उसी में हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी मस्जिद को जो है मार्च 2014 तारीख में 2020 में उसको डेमोलाइज कर दिया था, ये कहते हुए कि अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण को मानते हुए हमने दूसरी जगह भूमि ली और भूमि लेकर के एसडीएम साहब से उसकी परमिशन ली और एसडीएम साहब ने उसकी हमें परमिशन भी दे रखी। हमने नगर पालिका से एनओसी भी ले रखी। एचआरडी ख़त्म हो चुका, उसकी भी हमारे पास कॉपी है, बैनामा है और दाखिल खारिज है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड राजभवन ने राज्य दंगारोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की इस मंजूरी के बाद अब दंगा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसा जाएगा, साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राज्य भवन ने मंजूरी दे दी है। ये विधेयक गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान 23 अगस्त को पास हुआ था। विधायी विभाग से औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इसके साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल की विधिवत मंजूरी के बाद इन विधायकों को विधायी विभाग को जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी। देवभूमि उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं। दरअसल धामी सरकार ने दंगा कर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। राजभवन ने इससे संबंधित विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री की ओर से लिए जा रहे एकाएक बड़े फैसलों से काफी उत्साहित है। भाजपा का दावा है कि जो भाजपा कहती है वो करती है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि दंगाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान पहले भी है, लेकिन सरकार हेडलाइन बनाने के लिए सब प्रयोग करती है। वहीं कांग्रेस ने इस कानून के दुरुपयोग की भी आशंका जताई है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो वायदे यहाँ पर एक्ट लाने के कहे थे उसको उन्होंने सार्थक करा है और धरातल पर उतारा है। समान नागरिक संहिता हो, चाहे दंगा विरोधी एक्ट हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, लैंड जिहाद हो और इस तरीके के अनेकों कानून, महिलाओं को 30% 36 आरक्षण सरकारी नौकरी में, उसी के तहत उन्होंने एक क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट का गठन किया था, जिसके तहत एक दंगा विरोधी एक्ट को पास करना था, जिसको राज्यपाल जी से संस्तुति मिल गई है और अब ये दंगा विरोधी एक्ट हमारे यहाँ पारित हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जो दंगाई सरकारी चीजों को, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते थे, अब वो क्षति पहुंचाने वालों के मन में एक खौफ होगा, क्योंकि उसकी भरपाई उन्हीं के पैसों से, उन्हीं की संपत्ति से करी जाएगी। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का इससे थोड़ा सा अब ध्यान हटेगा। वो इस तरीके से सरकारी संपत्ति की भूमि को और चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एक खौफ उनके अंदर इस चीज़ के लिए बना रहेगा। देखिए, सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो
सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। वहीं एक और जहां दंगाइयों से वसूली की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब राज्य की 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की संतुष्टि की थी। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि यह समय अनुकूल नहीं है, प्रदेश में आपदा आई हुई है और सरकार विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि 2018 में जो वेतन मिलता था माननीय विधायकों को, उसी अभी 6 साल बाद भी उतना ही उनको मिल रहा था। हमारे माननीय विधायकों की मांग के बाद एक माननीय प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने कुछ सिफारिशें की, जिसमें कुछ संशोधन किए गए और अंतोगत्वा गैरसैंण की विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ। उस पर भी माननीय राज्यपाल जी ने मोहर लगाई है। यानी कि अब हमारे जो महंगाई के आधार पे, या आप सामान्य स्थिति देख सकते हैं पहले से महंगाई बढ़ी है के आधार पे हमारे माननीय विधायक गणों के जो वेतन और भत्ते में वृद्धि हुई है, तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम पे हमारे माननीय विधायकगण और दक्षता के साथ और अच्छे भाव के साथ और अच्छी मेहनत के साथ वो काम कर सकेंगे। क्योंकि सरकार का काम है, सरकार ने कर दिया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि जिस समय केदारखंड आपदा से ग्रसित है, चंपावत जिला आपदा से हलाहल है, उधर हमारा जो गरुड़ के आगे लगा हुआ हमारा बागेश्वर से लगा हुआ कपकोट भराड़ी का क्षेत्र है, चाहे धारचूला का क्षेत्र है, चाहे चमोली क्षेत्र है, ये सब आपदा से इस समय त्राहिमाम कर रहे थे। इस समय आवश्यकता थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले राहत कार्य करती और सही समय आने पर, समान स्थितियां होने पर ये वेतन उसका बढ़ाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी गैरसैंण में जो सरकार ने 3 दिन का सेशन किया था, उसमें अनुरूप बजट में इन्होंने ये चीज़ को प्रस्तुत करा था, जिसमें जो विधायक थे उनकी जो आय है उसको बढ़ाया गया है, जो उनको भत्ते हैं उनको बढ़ाया गया है और उस भत्ते में जो सुविधाएं हैं विधायकों को वो सब बढ़ाई गई हैं। यूकेडी सरकार से पूछना चाहती है कि ये जो अतिरिक्त भार जो बोझ पड़ेगा आय का या खर्च का जो पड़ेगा प्रदेश में या प्रदेश के बजट में, ये कहाँ से लाएंगे? क्योंकि देखिए हमारा जो प्रदेश है ये इसमें आय के स्रोत बहुत कम है और जितने भी ज़्यादा यहाँ की जो खर्चे हैं वो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनसे जो अंशदान मिलता है उनके द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ स्वयं की राज्य की जो आय है बहुत कम है और ऐसे समय में यदि इस तरीके का कोई कदम सरकार उठाती है और उस पर अतिरिक्त आय का बोझ पड़ता है, जो बजट है वो हमारा गड़बड़ा जाता है और तो ये अतिरिक्त आय का जो स्रोत है ये सरकार को बताना चाहिए कि इसके द्वारा जो ये अनुरूप बजट में इन्होंने सरकारी भत्ते विधायकों के बढ़ाए हैं, ये भत्तों का जो बोझ है वो सरकार किस रूप में कम करेगी और वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए कौन से नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं या कौन से नई कार्य योजना शुरू की जा रही है, कौन सी नीति है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो एक तरीके से एक फिजूल खर्ची है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब दंगा रोधी कानून को लागू करना मुख्यमंत्री की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाकर प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ाना भी मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ गया है। अब देखना होगा इन सख्त कानूनों का क्या सकारात्मक असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के पथरी विद्युत विभाग के जेई सहित अन्य 2 कर्मचारियों पर बिजली के मीटर का कनेक्शन काटने का डर दिखाकर एक दिमागी मरीज महिला से घर में घुसकर अभद्रता करते हुए थप्पड़ मारने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत हरिद्वार एसएसपी से की गई है। वहीं उस्मान ने बताया कि मेरी पत्नी दिमागी मरीज है जिसका पीजीआई हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि हमने मामले की तहरीर थाना व चौकी में दी हुई है, जिस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने पुलिस थाना चौकी में भी कर रखी है। चौकी वाले ने भी मुझे बहुत प्रताड़ित किया, भगाया मुझे चौकी से, और थाने में मैं गया। थाने में मेरी तहरीर ले ली थी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिसीव नहीं दी और मुझे बोल दिया कि कल इसमें जांच होगी। उसके बाद फिर एसडीओ के पास गया। एसडीओ ने बोला कि जी मुझे लिख के दो, आप इनके खिलाफ जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं इनके खिलाफ मुझे लिख के दो और मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। जी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रखी है जी। इन्हें भी बहुत उसमें गे रखा, टेंशन में अपने उस पर बुलाते रहे और कहते रहे वो करवाऊँगे, तुम्हारा इंसाफ करो। इंसाफ चाह रहे जी हम उनसे। इसमें दे गए हैं, इनके पैरालाइज हो गया। देखो अब हमारे करने वाला कौन है? सत्यवीर विपिन जी। अब हम खर्चा किस तरह करोगे, घर किससे चलाओगे? उन्होंने इतनी टेंशन दे रखी। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस क्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थाना इनकैया पुलिस द्वारा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर नेपाल से सटे ग्राम मेलाघाट में एक निर्माणाधीन मकान से 10 पेटी नेपाली लाइटर बरामद किया गया, जिसमें 10,000 लाइटर थे, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ये नेपाली लाइटर नेपाल से तस्करी कर भारत में लाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करते हुए बरामद माल को कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया है। हमारा रूटीन चेकअप के जो चल रहा है बॉर्डर पे, जिससे कि हम उसमें नज़र बनाए रखते हैं, उस पर कल 19/9/2024 को थाना झिनकैया ने जो है एक जगह से 10,000 नेपाली लाइटर्स को बरामद किया है, जो इलीगल तरह से वहाँ से आ रहा है। उसको नियमानुसार अपनी कस्टडी में लेके कस्टम्स के हवाले की कार्रवाई की जा रही है और इस तरह की कार्रवाइयाँ निरंतर भविष्य में भी चलती हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे